मिडिल ईस्ट में लगातार बदले की आग धधक रही है। एक तरफ जहां इजरायल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस को टारगेट कर अटैक कर रहा है। इस बीच गजा में जंगबंदी तो हो चुकी है, लेकिन लगातार वेस्ट बैंक में इजराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं। और इस वक्त वहाँ क्या हालात है, क्या कुछ चल रहा है, इस बारे में आइए जानते हैं मिडिल ईस्ट के जानकार सैयद रुमान हाशमी से। मध्य पूर्व का एक बड़ा हिस्सा अशांत है। ये अशांति पिछले कुछ समय से रह रह कर जंग के शोलों में धधकती रहती है। इसे बुझाने की हर कोशिश अभी तक नाकाम साबित होती आई है, क्योंकि शोलों पर पानी डालने से आग नहीं बुझती, आग के स्रोत पर पानी डालो। यही गलती जानबूझकर अमेरिका कर रहा है। जब तक फलस्तीन का मुद्दा सुलझेगा नहीं, मिडिल ईस्ट रह रह कर धधकता रहेगा। अब गजा को ही देखें। कहने को तो वहां जगबंदी है, लेकिन इजराइल लगातार खुलेआम उस जंगबंदी का वायलेशन कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। एक दिन ऐसा नहीं जाता जब कम से कम 10 से 12 फलस्तीनियों की हत्या इजरायली सैनिकों के हाथों नहीं होती। यही हाल वेस्ट बैंक का है। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन गिवीर ने ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी एड मिलीबैंड की आलोचना की है। किस लिए? क्योंकि मिलीबैंड ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली सरकार की गैर मंजूर और बर्बादी से भरे E1 सेटलमेंट परियोजना के लिए जारी किए गए टेंडरों का विरोध किया था। बेन-गिविर ने मिलीबैंड के इन बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई। E1 सेटलमेंट प्रोजेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध माना जाता है और यह इलाका कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आता है। दुनिया देख रही है कि अवैध यहूदी सेटलर्स ने वहां के फलस्तीनियों की जिंदगी को किस तरह से जहन्नम बना दिया है। यह ओस्लो संधि का खुला उल्लंघन है। गजा में हमास के लड़ाकुओं को तो हथियार डालने को कह दिया गया, वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बैंक के नाजायज यहूदी बस्तियों में रहने वाले कट्टरपंथी उग्रवादी सेटलर्स को हथियारों से लैस कर दिया गया है। उन्हें मिलिट्री ग्रेड के वेपन्स दिए गए हैं ताकि वे वहां रहने वाले फलस्तीनियों को, जिनमें मुस्लिम और ईसाई सभी समुदाय के लोग शामिल हैं, उन्हें वेस्ट बैंक से मार भगाया जाए। आज उन अवैध बस्तियों में रहने वाले इजरायलियों की तादाद 7 लाख तक पहुंच गई है। लेकिन ले देकर बात हमास की होती है। यूरोपीय संघ ने भी साफ कहा कि हमास और दूसरे हथियारबंद गुटों का स्थायी रूप से हथियार छोड़ना शांति योजना का जरूरी हिस्सा है। ये बात अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन भाई जरा गजा से कुछ ही दूरी पर वेस्ट बैंक में जाइए। यहाँ एक दूसरी ही तस्वीर नजर आती है, हथियारबंद सेटलर्स। और यही एक बड़ा सवाल खड़ा होता है यहीं पे। अगर हथियार ही समस्या है, तो फिर उन हथियारों का क्या, जिनके सहारे फलस्तीनी गांवों पर हमले हो रहे हैं? अगर 2026 में वेस्ट बैंक के फसाइल गांव का मामला सामने आया, अगस्त 2026 में, वहां फलस्तीनियों के इस्तेमाल में आने वाले एक प्राकृतिक पानी के स्रोत को अवैध इजरायलियों ने मोड़कर एक तालाब तक पहुंचा दिया। जिस पानी से किसान खेतों की सिंचाई करते थे, वही पानी अब घूमने और मौज मस्ती के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक तरफ किसान के पास जमीन है लेकिन पानी नहीं, दूसरी तरफ उसी इलाकों में कोई दूसरा व्यक्ति उस पानी का इस्तेमाल सिर्फ मस्ती के लिए कर रहा है। यह सिर्फ पानी की कहानी नहीं है, ये ताकत की कहानी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2026 में वेस्ट बैंक में बसने वालों के हमलों में तेजी आई है। जून तक ऐसे हमलों की तादाद 1000 से ज्यादा पहुंच चुकी थी और औसतन करीब 6 हमले हर दिन हो रहे थे। हजारों फलस्तीनी अपने घरों और जमीनों से बेघर हुए हैं। हम ये नहीं कहते कि इस मसले पर दुनिया चुप बैठी है। यूरोपीय संघ ने मई 2026 में हिंसा फैलाने वाले इजरायली सेटलर्स और उनके समर्थन में काम करने वाले कुछ संगठनों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। फिर जून में ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे समेत कई पश्चिमी देशों ने भी हिंसक इजरायली सेटलर्स के खिलाफ मिलकर प्रतिबंध लगाए। ब्रिटेन ने कहा कि हिंसक सेटलर्स फलस्तीनियों को उनके घरों और जमीनों से हटाने, उनकी संपत्ति नष्ट करने और अवैध बस्तियों को आगे बढ़ाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे लेकर आलोचना और कार्रवाई हो रही है, लेकिन असली सवाल यह है
कि क्या यह कार्रवाई उतनी ही बड़ी और कड़ी है जितनी बड़ी और सख्त कार्रवाई हमास के हथियार छोड़ने के लिए मांगी जा रही है। यह इस मुद्दे का केंद्रीय सवाल है। एक तरफ हथियार, दूसरी तरफ प्रतिबंध। हमास के मामले में शब्द बहुत साफ है, हथियार छोड़ो, हथियारबंदी खत्म करो, सुरक्षा व्यवस्था तय होगी, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी होगी। लेकिन हिंसक इजरायली सेटलर्स के मामले में अक्सर शब्द अलग होते हैं, जैसे कि प्रतिबंध लगाओ, जांच करो, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करो। यानी एक तरफ हथियारबंद संगठन से कहा जा रहा है कि वो अपने हथियार छोड़ दें, दूसरी तरफ हथियारबंद और हिंसक सेटलर्स पर उनके ट्रैवलिंग पर रोक और आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। सवाल यह नहीं कि हमास को हथियार रखना चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि क्या हिंसा के हर स्रोत के साथ एक जैसा नियम लागू होगा। इसराइल के अंदर भी सरकार की अवैध बस्ती नीति और वहां बसने वालों की हिंसा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के बाद इजराइल में आम लोगों को बंदूक रखने के लाइसेंस देने की नीति में बड़ा विस्तार हुआ। जनवरी 2026 तक राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बिन गवीर के मुताबिक 2,40,000 से ज्यादा बंदूक लाइसेंस जारी किया जा चुके थे। रिपोर्ट में वेस्ट बैंक में हथियारबंद बसने वालों की स्थानीय सुरक्षा टुकड़ियों और उन्हें दिए गए हथियारों का भी जिक्र है। इसलिए सवाल केवल यह नहीं कुछ बसने वाले हिंसा कर रहे हैं या नहीं, बड़ा सवाल यह है कि राज्य की ताकत और हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वेस्ट बैंक की कहानी केवल हिंसा की कहानी नहीं है, यह जमीन की भी कहानी है, पानी की भी, सड़कों के भी और लगातार फैलती अवैध बस्तियों की भी है। पहले किसी गांव पे हमला होता है, फिर लोग वहां से भगाए जाते हैं, फिर जमीन खाली होती है और वहां फिर कोई नया अवैध इजरायली बस्ती वजूद में आ जाता है। इस तरह से ये बस्तियां बढ़ती जा रही हैं और फलस्तीनी राज्य के सपनों को बूटों तले रौंदा जा रहा है। इस तरह से जाता है, फिर दुनिया कहती है अब दो देशों वाला समाधान बहुत मुश्किल हो गया है। यही सबसे बड़ा खतरा है। अगर जमीन पर रोज नए बदलाव होते रहे तो कुछ वर्षों बाद राजनीतिक समाधान कागज पर तो रहेगा, लेकिन जमीन पर उसकी जगह बहुत कम रह जाएगी। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, जॉर्डन, मिस्र और दूसरे अरब देशों ने भी वेस्ट बैंक में बढ़ती बस्ती और हिंसा की निंदा की है। जुलाई में सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने अवैध तौर पर बसने वाले गजा वेस्ट बैंक में वहां के लोगों को जिम्मेदार ठहराने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। लेकिन फिर वही सवाल, अगर सब जानते हैं कि समस्या क्या है तो जमीन पर बदलाव इतना धीमा क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ताकत की राजनीति। हमास एक गैर सरकारी हथियारबंद संगठन है, उसे हथियार छोड़ने के लिए कहना एक साफ लक्ष्य बनाया जा सकता है, लेकिन वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियां बनाकर वहां बसने वाले केवल एक अलग हथियारबंद समूह नहीं है, उनके पीछे सुरक्षा व्यवस्था, राजनीतिक दल, बस्तियों का ढांचा और कई दशकों से बनी राजनीतिक व्यवस्था है। यानी यहाँ कहानी केवल कुछ लोगों की नहीं है, कुछ व्यवस्था कहानी का हिस्सा बन जाती है और यह इजरायली सरकार की मिलीभगत साफ नजर आती है। इसलिए एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि हमास की हिंसा को गलत कहना और वेस्ट बैंक में हिंसा करने वाले सेटलर्स को सैनिक और राजनीतिक मदद देना, दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती है। अगर कोई फलस्तीनी नागरिक को मारता है, उसका घर जलाता है या उसकी जमीन छीनता है तो वो गलत है और उन्हें इंसाफ के कटघरे में खड़ा करना इंसाफ का तकाजा है, चाहे हमलावर हमास का सदस्य हो, कोई दूसरा हथियारबंद गुट हो या कोई हिंसक इजरायली सेटलर्स। इसी तरह किसी इजरायली नागरिक पर हमला भी गलत है। एक नागरिक की जान की कीमत उसकी पहचान से तय नहीं होनी चाहिए। कानून का असली इम्तिहान यही है कि वो हमलावर की पहचान देखकर अपना नियम ना बदले। सवाल यह है कि असली शांति कैसी होगी। सबसे बड़ा खतरा यह है कि वेस्ट बैंक की हिंसा को सामान्य मान लिया जाए। इसलिए अमेरिका, यूरोप और अरब देशों को हमास के हथियार छोड़ने की मांग के साथ साथ वेस्ट बैंक में अवैध बसने वाले इजरायली सेटलर्स की हिंसा, अवैध चौकियों, फलस्तीनी नागरिकों की सुरक्षा और जमीन और पानी पर कब्जे के खिलाफ भी साफ और मजबूत कार्रवाई की मांग करनी होगी, क्योंकि शांति का मतलब केवल एक पक्ष से रखवाना नहीं हो सकता। हिंसा जहां से भी हो उसे रोकना होगा। अगर हमास से कहा जा रहा हथियार छोड़ो ताकि फलस्तीनियों का भविष्य बन सके, तो फिर वेस्ट बैंक में हिंसा करने वालों से कौन कहेगा हथियार छोड़ो, लोगों की जमीन छोड़ो, उनका पानी छोड़ो, उन्हें अपना भविष्य जीने दो। अगर गाजा में बंदूकों की आवाज बंद हो जाए लेकिन वेस्ट बैंक में जमीन,
पानी और घरों को लेकर हिंसा चलती रही तो शांति अधूरी रहेगी। अगर एक पक्ष से कहा जा रहा है हथियार छोड़ो, तो क्या दूसरे पक्ष से भी उतनी ही साफ आवाज में यह बात कही जाएगी? क्योंकि शांति तभी होगी जब उसका नियम सबके लिए एक जैसा होगा, वरना वो शांति नहीं होगी, वो दमन होगा। वो सिर्फ एक तरफ का युद्ध रोकना होगा, और युद्ध तब तक नहीं रुकेगी जब तक टू स्टेट सॉल्यूशन के तहत एक अलग फलस्तीनी राज्य की स्थापना नहीं हो जाती। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।